नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम उनके सोशल जस्टिस के विचार पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और आज भी 14 अप्रैल का दिन है। आज उनकी जयंती है। आप सबको अंबेडकर जयंती की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी बाबा साहब को हाथ जोड़कर सत सत नमन करता हूं, क्योंकि उनका योगदान हमारे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और काफी सराहनीय भी है। इस लेक्चर को बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से, एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से और साथ ही साथ यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एडुकेशनल पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर को। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में इस लेक्चर को देखने की कोशिश करें। सोशल जस्टिस को, ये विचार को समझने से पहले आपको वर्ण सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। वर्ण सिस्टम को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चार वर्ण के बारे में आप सब जानते हैं। ऊपर में ब्राह्मण हुआ करते थे, उसके बाद क्षत्रिय हुआ करते थे, उसके बाद वैश्य हुआ करते थे और उसके बाद शूद्र हुआ करते थे। जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे ना, इनको कहा जाता था द्विज। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, मतलब इनका उपनयन संस्कार होता था। एक जनेऊ नाम का एक सैक्रेड थ्रेड होता है, आप सबने देखा होगा, लोग जनेऊ धारण करते हैं। तो जनेऊ धारण करने का सिर्फ अधिकार इन्हीं तीन ऊपर वाले जो कास्ट थे ना, इन्हीं को हुआ करता था। एग्जाम्पल आप तो क्षत्रिय समझते ही हैं, जो राजपूत है उनको क्षत्रिय कहा जाता है। जो वैश्य है वह मर्चेंट क्लास, आज के जैसे अग्रवाल, जसवाल, जिनका ये सब टाइटल होता है। शूद्र जो थे ना, ये अनटचेबल्स नहीं थे। बहुत लोगों को लगता है कि ये अनटचेबल्स थे। ये ऊपर वाले जो तीन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आज आम तौर पर मैं बता रहा हूँ 90% चांसेस हैं वो लोग जनरल कैटेगरी हम लोग इनको कहते हैं। कुछ कुछ वैश्य में भी कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं थोड़े नीचे कैटेगरी के, जो ओबीसी में चले जाते हैं आज के दौर में। बट मेनली उन लोगों को जनरल में रखा जाता है, आज के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। जो शूद्र हुआ करते थे ना, वह आज के ओबीसी कास्ट हैं, और ये ओबीसी कास्ट कभी से भी अछूत नहीं थे। ये जो शूद्र थे, ये ऐसे लोग थे जो कि एक स्किल वाला काम किया करते थे, जैसे लुहार हो गया, जैसे सुनार हो गए, जैसे में जो घड़ा बनाते हैं कुम्हार हो गए, तो ये सब, जैसे में बार्बर हो गए। तो ये सब जो जातियां थी ना, जिनके पास कुछ स्किल हुआ करता था, उन्हें शूद्रास कहा जाता था। और शूद्रास, ऐसा माना जाता था कि ये ऊपर के तीन वर्णों की सेवा करेंगे। पर ऐसा कभी नहीं था कि इनसे छुआछूत को प्रैक्टिस किया जाता था कि हम इसमें टच नहीं होंगे या इसे हम पानी नहीं पीने देंगे। क्योंकि भाई सब कोई अपने बाल कटवाता है ना, सब कोई सोने खरीदता था। तो सबसे पहला तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि शूद्राज अनटचेबल्स होते हैं, वे अनटचेबल्स नहीं थे। ये वर्ण सिस्टम के बाहर एक और कम्युनिटी थी, जिसको वर्ण सिस्टम में तो जगह ही नहीं दिया गया था। वर्ण सिस्टम के अंतिम में तो छोड़ ही दो, वह वर्ण सिस्टम का पार्ट भी नहीं थे, जिनको अवर्णा कहा जाता था, या जिनको पंचमा के नाम से भी जाना जाता था, है ना। पंचमा या अवर्णा कहा जाता था, जिनको आज हम दलित के नाम से जानते हैं या शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत नीचे दर्जे के काम किया करते थे, ऐसा मानना जाता था। जैसे में जो मुर्दों के मुख में आग लगाता है, जैसे महार कास्ट हो गया जो चमड़ों का काम करता है, और भी बहुत सारे ऐसे कास्ट आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये सब अनटचेबल्स थे, जो कि चमड़ों का काम किया करते थे, जो गंदगी साफ सफाई किया करते थे। इन लोगों को अनटचेबल्स कहा जाता था। आज हम इनको शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के साथ अनटचेबिलिटी फॉलो किया जाता था। इनफैक्ट ये सब के सब इनके साथ अनटचेबिलिटी फॉलो करते थे। ये शूद्रा जाति भी जो थी ना, ओबीसी वाले, ये भी इन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी फॉलो किया करते थे। तो सबसे पहले तो ध्यान में आपको ये चीज रखना है, इनको पंचमा कहा जाता है या अवर्णा कहा जाता था उस टाइम में। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करें, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि
Sudras were untouchables. No, they were not untouchables. Okay, इस चीज को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, बट दे वर नॉट अनटचेबल्स। तो आज हम अपना डिस्कशन यही जो पंचमा है ना, इस पर हम लोग जो है रखने वाले हैं। साथ में एक चीज मैं और बता दूं, जो ट्राइबल्स होते हैं, जिनको हम लोग आज एसटी के नाम से जानते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन कभी हो ही नहीं रहा था शुरुआत में, क्योंकि ये जंगलों में रहा करते थे, इनको हिंदू स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन आज जब हम दलित कहते हैं तो दलित में इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो बाबा साहेब अंबेडकर जब दलित कहते थे तो दलित में मेनली एससी को इंक्लूड करते थे, पर एसटीज को भी कुछ हद तक वह इंक्लूड करते थे। लेकिन याद रखिएगा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, जो अलग अलग जनजातियां होती हैं, उनके साथ अत्याचार बाद में होना शुरू हुआ। जब बाहर से लोग आ गए, उनके जल जंगल जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, तब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुआ। वरना इतिहास में, एंशिएंट पीरियड में जिस तरह से इन शेड्यूल्ड कास्ट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ऐसा ये ट्राइबल्स के साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये हिंदू स्ट्रक्चर्स में कभी थे ही नहीं। और आज भी बहुत सारे ट्राइबल बाद में हिंदू बने हैं, या बहुत सारे ट्राइबल ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, या बहुत सारे ट्राइबल का एक अपना धर्म है। मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूँ, एक ट्राइबल स्टेट से। सरना कोड ये लोग मानते हैं, सरना धर्म मानते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा धर्म मेरे अनुसार लगता है। ये प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और शेड्यूल्ड ट्राइब को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, और कुछ हद तक सुद्रास के लिए भी इन्होंने इमेंसिपेशन का काम किया। इनके मुक्ति दूत के तौर पर ये सामने आए। तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वह एक बहुत बड़े समर्थक थे ह्यूमन राइट्स के, और यह मुक्ति दाता थे अनटचेबल्स के। अनटचेबल्स के लिए हम जैसा शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, डिप्रेस्ड क्लास शब्द का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ दलित शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये सब हम शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं। इनका जन्म जो है महू में हुआ था। महू जो है एक छोटा सा शहर है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। आज के दिन इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर है। अंबेडकर जी के सम्मान में ये नाम को रखा गया है। इन्होंने अपना पूरा जीवन यही चतुर्वमा सिस्टम से लड़ते लड़ते बिता दिया, और अंततः उन्होंने विजय भी प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने लीगल इक्वालिटी सबके बीच में स्टैब्लिश कर दी। ये जो चतुर्वमा के मैं बारे में आपको अभी समझा रहा था, वह खुद भी महार कास्ट से बिलोंग किया करते थे। वह खुद भी इस अवर्ण या पंचमा से बिलोंग किया करते थे, और उनके साथ भी काफी ज्यादा बुरी तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। बचपन में इंटेंस सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए, और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन का मकसद ही बना लिया कि उनको इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को समाप्त करना है। और उन्होंने ये मन में ठान लिया कि मुझे एक ऐसा नया सोशल ऑर्डर क्रिएट करना है जो कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होगा, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी के विचार पर आधारित होगा। यह सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, बल्कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे इन्होंने अपने गोल को अचीव भी किया। अब इन पर कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस थे, इस चीज को समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर यह कैसे प्रभावित हुए कि हमें एक नया सोशल ऑर्डर क्रिएट करना है, हमें इस भेदभाव को समाप्त करना है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक चीज और मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा। इनके पिताजी का नाम रामजी साकपाल था। अंबेडकर इनका टाइटल एक्चुअली नहीं था। ये लंबी कहानी है कैसे इनका टाइटल अंबेडकर हुआ, बट इनके पिताजी का नाम रामजी साकपाल था। ये एक आर्मी ऑफिसर थे, और माता जी का नाम भीमाबाई साकपाल था। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आ सकता है एग्जामिनेशंस में, क्योंकि अब क्वेश्चंस काफी डीप पूछे जा रहे हैं। बचपन में इनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो कि जिससे यह काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि ये गलत चीज है, इस चीज को नहीं होना चाहिए। उनको क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था, एक क्लास के बाहर से लेक्चर्स को अटेंड किया करते थे। इनका जब विवाह हुआ 1906 में, अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, इनका दो विवाह हुआ था। जो इनका सबसे पहला विवाह हुआ था, वह हुआ था रामाबाई अंबेडकर के साथ। यह
1906 में हुआ था। यह उनकी पहली पत्नी थी, लेकिन इनकी मृत्यु एक लंबी बीमारी के कारण 1935 में हो गया था। बाबा साहब रामाबाई अंबेडकर को काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, कहते हैं कि यह काफी ज्यादा सपोर्टिव महिला थी और इन्होंने बाबा साहब को काफी ज्यादा सपोर्ट किया अपने पॉलिटिकल करियर में, उनके पॉलिटिकल करियर में। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दूसरी शादी भी की। उन्होंने दूसरी शादी 1948 में की सविता अंबेडकर से। जो सविता थी वह एक डॉक्टर थी और ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग किया करती थी। तो इस समय काफी ज्यादा विवाद हुआ, इनके भी कास्ट के लोग इनसे खुश नहीं थे और ब्राह्मण्स भी खुश नहीं थे। और साथ ही साथ जब विवाह हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर जो थे वह लगभग 57 साल के आसपास के थे और ये जो सविता अंबेडकर थी यह मात्र 39 साल के थी। तो इस समय विवाद हुआ, जो भी चीजें हुई आपको बस ध्यान रखना है। और बाद में फिर बाबा साहेब अंबेडकर की मृत्यु तो हो गई आपका 1956 में 6 दिसंबर के दिन। लेकिन जो सावित्री अंबेडकर थी, जैसा कि बहुत ही उम्र में छोटी थी अंबेडकर साहब से, इसीलिए उनका जो मृत्यु है काफी लेट होता है 2003 में। और अंबेडकर साहब के जाने के बाद भी जो जो सविता जो अंबेडकर हैं, सविता अंबेडकर ने भी काफी अहम योगदान निभाया था। जो भी पैंथर मूवमेंट बाद में चला उसमें भी इनका काफी अहम योगदान था। तो ये फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है कि उनकी पहली धर्मपत्नी का नाम रामाबाई अंबेडकर था और दूसरी धर्मपत्नी का नाम सविता अंबेडकर था। अब यहाँ पर मैं पॉइंट ये करना चाहता था कि जब शादी के बाद वह बॉम्बे शिफ्ट हुए तो बॉम्बे में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। बचपन में तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही था महू में, लेकिन बॉम्बे में भी ये डिस्क्रिमिनेशन समाप्त नहीं हुआ। वह अपना मैट्रिक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उनका नाम जो है नामांकन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में, उनका वहां एडमिशन हो जाता है। और वह कॉलेज में इंटर करने वाले दलित कास्ट के पहले व्यक्ति थे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस कम्युनिटी के लिए कि उनके कम्युनिटी से कोई जाकर कॉलेज में पढ़ रहा है। इसके लिए एक सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया और उस सेलिब्रेशन के दौरान अंबेडकर साहब को बुद्धा की बायोग्राफी दी गई। और बुद्धा के बायोग्राफी को पढ़ने के बाद उन पर काफी ज्यादा प्रभाव होता है बुद्धा का। बुद्धा किस प्रकार से उस समय के कास्ट सिस्टम से लड़ाई करते हैं, ये बात अंबेडकर जी को काफी ज्यादा इंस्पायर करती है। इसीलिए अंबेडकर जी जो हैं, तीन जो हिस्ट्री में हमारे लोग रहे, जैसे बुद्धा हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए और साथ ही साथ जो संत कबीर हो गए, इन तीनों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ये तीनों ने ही जो डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ एक जंग छेड़ने का प्रयास किया था। और इसीलिए इन तीनों को, बुद्धा, फुले और कबीर को, ये तीन रत्न कहते हैं इंडियन हिस्ट्री के, कि ये तीन रत्न हैं। और साथ ही साथ इनको इंस्ट्रक्टर का भी दर्जा देते हैं। याद रखिएगा कि इंस्ट्रक्टर कौन थे, मतलब इनके गुरु, एक तरह से इनको गुरु मान लेते हैं। इन तीनों को, बुद्धा, फुले और कबीर को इंस्ट्रक्टर के तौर पर मान लेते हैं कि ये इनके गाइड हैं। और इन्हीं के वर्क्स पढ़ के आगे अंबेडकर साहब ने अपने पॉलिटिकल जर्नी को, अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया। तो इसीलिए ये तीन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अंबेडकर साहब जो हैं वह बाहर पढ़ने गए। सोचिए, इतने मुश्किलों के बाद भी वह इतने मेधावी छात्र हुआ करते थे, इतने तेज थे कि वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका गए पढ़ने। उसके लिए स्कॉलरशिप उनको ऑफर किया गया, स्पॉन्सर किया सायाजीराव गायकवाड़ ने, जो कि महाराजा से, जो कि बड़ौदा के महाराजा थे। और वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं और अपने हार्ड वर्क और अपने लगन से बाद में वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं। वहां से डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं, एक बैरिस्टर बनते हैं। और वह बैरिस्टर बने इसीलिए आप देखिएगा कि उनका जो राजनीतिक चिंतन जो है ना, वह उनके लीगल अप्रोच से काफी ज्यादा प्रभावित है। वह हमेशा कानून को ध्यान में रख के अपने पॉलिटिकल आइडियाज को आगे बढ़ाते थे, है ना। तो कानून के एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और इसीलिए लीगल अप्रोच का हम इन्फ्लुएंस उनके ऊपर देख सकते हैं। साथ ही साथ जॉन डेवी जो हैं एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, अमेरिका के एक फिलोसफर हैं।
ये एक लिबरल थे और इनका इक्विटी और लिबर्टी का आइडिया था। जॉन डेवी कंटेम्प्ररी थे, समकालीन थे अंबेडकर के। जब अंबेडकर शिक्षा ग्रहण करने कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे तो उस समय जॉन डेवी वहीं अमेरिका में भी थे, तो इनके विचार के साथ काफी ज्यादा रूबरू होते हैं और जॉन डेवी से भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इसीलिए इक्विटी और लिबर्टी के सिद्धांत को आगे लेकर अपने जिंदगी में बढ़ते हैं। इनका मकसद हो जाता है कि उनको शेड्यूल्ड कास्ट को इक्विटी और लिबर्टी प्रोवाइड कराना है इंडिया में। ऊपर जितने भी इनके जो प्रभाव पड़े, जॉन डेवी के प्रभाव हो गए या फिर बुद्धा का प्रभाव हो गया, फुले का प्रभाव हो गया, कबीर का प्रभाव हो गया, अपनी शिक्षा, बचपन में जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, इन सबों को अगर हम एज अ होल देखें तो इनके जीवन का मकसद ही हो गया था कि हमें अपने कम्युनिटी के लिए काम करना है। और साथ ही साथ इसीलिए अपने एडुकेशन को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने अनटचेबल कम्युनिटी, अपने शेड्यूल्ड कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए समर्पित कर दिया। और साथ ही साथ वह काफी फेमस हो गए अपने कम्युनिटी के बीच, दलित के प्रति काफी ज्यादा फेमस हो गए उनके कॉन्फिडेंस को गेन करके, और उनके लीडर बन गए। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो लिखी गई हैं अंबेडकर साहब के द्वारा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। वह सिर्फ एक पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे और सोशल रिफॉर्मर मात्र नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, एक विद्वान थे। कितना पढ़े लिखे थे आप सोचिए। मैं आज तक अभी तक एक पीएचडी नहीं कर पाया, उन्होंने 2 पीएचडी की थी, 2 डॉक्टरेट की डिग्री थी उनके पास। और वो भी बाहर से वह पढ़ के आए थे, अमेरिका और लंदन से पढ़ के आए थे। तो कितने विद्वान होंगे आप इससे पता लगा सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल मैटर पर काफी ज्यादा लिखा। और उनके सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से एनिहाइलेशन ऑफ कास्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है हु वेर शुद्राज, द अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धमा, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको याद रखना है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ वह बातें नहीं किया करते थे, बाकी साथ ही साथ वह कार्य भी करते थे। वह काफी एक्टिव थे, वह एक पैसिव थिंकर नहीं थे, एक एक्टिव थिंकर थे। जैसे वेस्टर्न थिंकर्स होते हैं ना, वह सिर्फ रूम में बैठकर अपनी थ्योरीज को प्रोपोगेट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई बताने से नहीं होगा ना, उसको करना भी पड़ता है। लेकिन आप जितने भी इंडियन थिंकर्स को देखिए, मोस्ट ऑफ द थिंकर्स दे वेर द मैन ऑफ एक्शन। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि उसको अचीव करने के लिए उन्होंने पूरा अपना जान लगा दिया। सबसे पहली बार उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की 1924 में। डेट के साथ याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। एम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, जो भी बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, बुक्स ये सब सब। और बहिष्कृत हितकर्णी सभा का काम था कि वह एक संस्थागत ढांचा देना चाहते थे सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ दलित को। मतलब अगर दलित कुछ पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक संस्थागत ढांचा मिलना चाहिए, है ना, तब ना वह ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो एक प्लेटफॉर्म था बहिष्कृत हितकर्णी सभा, जहां के जितने भी देश के अच्छे जो दलित लीडर्स थे जो कि उस गुड कॉज के लिए आगे आ रहे थे, वह इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचारों को प्रोपोगेट किया करते थे। बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की 1936 में। इसका अहम कार्य था कि वह पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो राजनीतिक हित थे जो शेड्यूल्ड कास्ट के और अदर वीकर सेक्शन के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना उन्होंने 1942 में किया। इसका मेन मकसद था शिक्षा जो है वह स्प्रेड करना शेड्यूल्ड कास्ट के प्रति। वह शिक्षा को काफी ज्यादा महत्व देते थे। अगर अंबेडकर साहब से एक लाइन में पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन में क्या है, तो वह एक लाइन में बोलते एडुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ, बिकॉज विदाउट एडुकेशन यू कांट डू एनीथिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन शुड अचीव। तो इसीलिए एडुकेशन पर उनका काफी ज्यादा फोकस था। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल, आप देखिएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उसमें उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि बाबा साहब की फोटो और साथ ही साथ भगत सिंह की फोटो तो जरूर होगी। बाकी भी
आप किसी के भी फोटोज लगा सकते हैं नॉन पॉलिटिकल फिगर्स के, बट ये दोनों का फोटो तो होना ही चाहिए। और अरविंद केजरीवाल का खुद का एजेंडा एडुकेशन है, और एडुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर अगर हिस्ट्री से उठाकर देखे तो बाबा साहब से बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ उन्होंने पीपल एडुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की। इसका भी वही मकसद था, प्राइमरी एडुकेशन देना, मेन शिक्षा देना शेड्यूल्ड कास्ट को, दलित जो दलित लोग थे उनको शिक्षित करना। साथ ही साथ दलितों को अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए उन्होंने 3 न्यूज़पेपर्स को जो है एडिट किया, 3 न्यूज़पेपर को प्रोपोगेट किया, जिनका नाम है मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह भी किए थे, जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है काला राम टेम्पल सत्याग्रह। ये नासिक में 1930 में हुआ था। यहाँ इस टेम्पल में एससीज को जो है, शेड्यूल्ड कास्ट को एंट्री डिनाई कर दिया गया था। इसी के खिलाफ इन्होंने यहाँ सत्याग्रह किया था। फिर चौदार लेक सत्याग्रह इन्होंने मलाड में किया। इसका मकसद था मोबिलाइज और ऑर्गेनाइज करना, दलित को एक साथ एकजुट करना। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा बहुत अगर मॉडर्न हिस्ट्री जानते हैं, तो 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, वह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि भारत का संविधान भविष्य में किस प्रकार से होगा, कानूनें किस प्रकार से लागू की जाएंगी। और इन्होंने इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में दलितों का पक्ष रखा था कि दलितों के लिए तो ये सुविधाएं होनी ही चाहिए, उनका हित जरूर से जरूर सुरक्षित होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ चुनिंदा लोगों में थे जिन्होंने तीनों का तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। एक दो और नाम है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार आया भी है कि कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे। तो सबसे पहले तो ये हो गए। फिर उसके बाद डॉक्टर सप्रू, ये इन्होंने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और साथ ही साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अंबेडकर साहब ही ज्यादा ऑप्शंस में होते हैं, तो इससे आप टिक लगा सकते हैं। उसके बाद वह कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने, संविधान सभा के। और बाद में वह ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर बने, इनफैक्ट चेयरमैन मैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था स्ट्रक्चर देना, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। क्या फ्रेमवर्क होगा? फ्रेमवर्क मतलब ढांचा देना। ढांचा देते हैं ना, ढांचा मतलब पहले कौन सा पार्ट आएगा, दूसरे नंबर में कौन सा पार्ट आएगा, तो ये ड्राफ्टिंग का काम होता है। तो इसीलिए इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। भारतीय जो संविधान है उनका आर्किटेक्ट भी इनको कहा जाता है। साथ ही साथ और भी एक महत्वपूर्ण जानकारी, ये लास्ट में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इनका मानना था कि जब तक हिंदू धर्म में दलित कम्युनिटी रहेगी तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदू कभी कास्ट सिस्टम को छोड़ेंगे नहीं, और कास्ट सिस्टम को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक भेदभाव समाप्त होगा नहीं। इसीलिए ये 14 अक्टूबर 1956 में, अपने मृत्यु के 2 महीने महज पहले, इन्होंने अपने 3,65,000 के करीब फॉलोअर्स के साथ नागपुर में, महाराष्ट्र में, इन्होंने बुद्धिज्म को धारण कर लिया, हिंदू से कन्वर्ट हो गए, एक बुद्धिस्ट बन गए। और इतने सारे मैंने आपको काम गिना दिए अंबेडकर साहब के अभी तक, और आगे भी मैं अभी गिनाऊंगा। इसीलिए धनंजय खीर ये कहते हैं कि अंबेडकर सबसे बड़े नेता हैं आज तक के दलित के भारत में। अंबेडकर ने जो अपने कम्युनिटी के लिए अचीव किया है, शायद ही कोई लीडर ने अपने कम्युनिटी के लिए इतना कुछ अचीव किया होगा। और धनंजय खीर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने इतने सारे काम आपको अब तक गिना दिए हैं। तो यही चीज यहाँ पर उनका कोटेशन है धनंजय खीर का, कि अंबेडकर इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ दलित्स इन इंडिया एंड नो अदर लीडर हैव अचीव्ड व्हाट अंबेडकर हैज अचीव्ड फॉर हिज कम्युनिटी, एंड देयर इज नो डाउट इन दिस स्टेटमेंट, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अब आपको एक चीज यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए, अंबेडकर साहब बहुत महान थे, लेकिन कुछ कुछ जो लोग होते हैं ना, वो लोग तो महान
अरे लोग तो यहाँ भगवान को भी कुछ कह देते हैं, तो अंबेडकर साहब तो एक तरह से भगवान ही थे। लेकिन इनको भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जब नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था उस टाइम में। इनफैक्ट अरुण सौरी जो है, जो अरुण सौरी हैं, ये एक बुक लिखते हैं, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। ये बड़ा फेमस बुक हुआ था क्योंकि इसमें इन्होंने अंबेडकर साहब को क्रिटिसाइज किया था। इनफैक्ट अरुण सौरी जो है, ये अंबेडकर साहब को एंटी नेशनल करार दे देते हैं। एंटी नेशनल इसलिए करार दे देते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था, जो लाहौर में किया गया था कांग्रेस के द्वारा पास 1929 में, उसको जो है अपोज किया था। साथ ही साथ बहुत ऐसे आपके टाइम्स थे जहां उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, नेशनलिस्ट लीडर्स को सपोर्ट नहीं किया था। फिर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था, इसको इन्होंने मैड वेंचर ऑफ गांधी करार कर दिया था कि गांधी का पागलपन है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने जिन्ना के पाकिस्तान के डिमांड को भी सपोर्ट कर दिया था। इसीलिए अरुण सौरी कहते हैं कि ये जो है ये एक एंटी नेशनल थे, और साथ ही साथ ये अपने सिर्फ कम्युनिटी के लीडर थे और एक ये राष्ट्र के लीडर नहीं थे। लेकिन ये सरासर गलत है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आखिर अंबेडकर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अंबेडकर साहब के लिए आजादी एकमात्र मकसद नहीं था, स्वतंत्रता उनके लिए सब कुछ नहीं था। स्वतंत्रता तो देश को मिलना ही चाहिए, पर वह स्वतंत्रता आना चाहिए सामाजिक न्याय के साथ, सोशल जस्टिस के साथ। अगर देश आजाद हो भी जाता और अगर उस देश में अगर दलितों के साथ अगर उस समय भी भेदभाव हो रहा ही होता, तो इस आजादी का क्या करते फिर? दलित कम्युनिटी जो है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इनफैक्ट मेजॉरिटी है हमारे देश की। अगर इनके साथ ही भेदभाव होगा, और ये अपने आप में एक सबसे मेजर पार्ट है हमारे नेशन का, इनके साथ ही अगर भेदभाव होगा तो फिर देश सही मायनों में स्वतंत्र कैसे हुआ? भगत सिंह का भी मैं यहाँ एग्जाम्पल दूंगा। वीर भगत सिंह का भी ये मकसद नहीं था कि सिर्फ देश आजाद हो जाए, वह चाहते थे आजादी के साथ लोगों में समानता भी होनी चाहिए। बिना समानता का स्वतंत्रता जो है ना, वो सिर्फ दिखावटी चीज है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। और इसीलिए वह ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वह डिमांड कर रहे थे कि सबसे पहले भाई सोशल जस्टिस दीजिए, सबसे पहले सामाजिक न्याय कीजिए दलित कम्युनिटी के साथ, उसके बाद स्वतंत्रता पर फोकस कीजिए। जब तक आप सामाजिक न्याय की बात ना करके सिर्फ स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाएंगे, तो मैं ऐसा स्वतंत्र देश नहीं चाहता, जो कि बिल्कुल सही है। और इसीलिए बाद में अरुंधति रॉय और क्रिस्टोफर जो जेफरलोट हैं, ये फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर हैं, इन्होंने बाद में कहा कि अंबेडकर को एंटी नेशनल बोलना ये सरासर गलत है, क्योंकि वह लार्जेस्ट सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन सोसाइटी में, बहुजन समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो एक राष्ट्र में सबसे अहम सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे लार्जर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? और इसीलिए वह कहती हैं कि अंबेडकर के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं था, रदर अंबेडकर के लिए एक ऐसा इंडिपेंडेंट इंडिया इंपॉर्टेंट था जहां सोशल जस्टिस भी सोसाइटी में प्रिवेल करे। तो ये तो खैर ये सब फालतू बातें हैं, ये सब मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये फेमस बुक है इसलिए। वरना ये कंटेंट में भी इसको रखना, ये अपने आप में इतने महान व्यक्ति की अपने आप में जो भगवान है उनकी तौहीन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आपको सारे विचार पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब मैं सोशल जस्टिस के इनके विचार को जो है वह एग्जामिन करने की कोशिश करूंगा। जो सामाजिक न्याय है, इसका क्या मतलब होता है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि सभी को डिग्निटी की जिंदगी हो, डिग्निटी जो है वह सबके पास रहे। आखिर अगर किसी को एक गौरवपूर्ण जीवन मिल रहा है, तो कहेंगे कि सोशल जस्टिस प्रिवेल हो रहा है। गौरवपूर्ण जीवन का मतलब लोग उसके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लोग उसको इज्जत दे रहे हैं, लोग उसको बराबर मान रहे हैं। तो डिग्निफाइड लाइफ को सोशल जस्टिस कहा जाता है। इफ यू हैव डिग्निटी इन योर लाइफ,
If your dignity, if your integrity is being respected by others, there is the social justice in the society. If it is done by each and every one towards each and every one, so that is the social justice. अब आगे हम यहाँ बात करेंगे सोशल जस्टिस जो है ना, यह एक प्रोएक्टिव आइडिया नहीं था अंबेडकर का। ऐसा नहीं कि अंबेडकर को सोशल जस्टिस का मतलब विचार देना ही था, इन्होंने ऐसा कसम खाया था, ऐसा नहीं है। रदर सोशल जस्टिस का जो इनका विचार था ना, ये रिएक्शनरी विचार था। अगर यहाँ कास्ट सिस्टम होता ही नहीं, इंडिया में इनइक्वालिटी होती ही नहीं, तो अंबेडकर साहब क्यों सोशल जस्टिस का विचार देते? यहाँ कास्ट सिस्टम था, यहाँ असमानताएं थी, भेदभाव था, इसीलिए इसके रिएक्शन में इन्होंने सोशल जस्टिस का विचार दिया। इसीलिए सोशल जस्टिस के विचार को प्रोएक्टिव आइडिया ना कह के बहुत सारे थिंकर इसको एक रिएक्शनरी आइडिया कहते हैं। आगे हमें यह भी देखना पड़ेगा, अंबेडकर कहते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है इसका एक बड़ा पिक्यूलियर कॉम्पोजिशन है, बड़ा अजीब सा इसका एक ढांचा है जो कि कास्ट पर बेस्ड है। अंबेडकर कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है यह ग्रेडेड सिस्टम ऑफ हायरार्की है, मतलब एक छोटा एक बड़ा इस तरह से, जहां ब्राह्मण टॉप में है और शूद्राज और दलित को सबसे नीचे लेवल पे रखा जाता है, और वह नीचे लेवल पर है इसीलिए उनका जीवन जो है ना वह नर्क से कम नहीं है। तो इसीलिए अंबेडकर जो है ना वह इस कास्ट सिस्टम को ही दोष देते हैं, क्योंकि इस कास्ट सिस्टम के कारण ही दलित और शूद्राज का जिंदगी जो था वह नर्क के समान था, और इसी कास्ट सिस्टम के कारण सोशल इनजस्टिस अर्थात सामाजिक अन्याय हो रहा था दलित के कारण के साथ। अगर ये कास्ट सिस्टम नहीं होता तो सोशल जस्टिस अर्थात जो सामाजिक न्याय है, जहां लोगों के डिग्निटी को, उनके गौरव को इज्जत किया जाता, लोगों को रिस्पेक्ट किया जाता, ये भी होता। तो इसीलिए सोशल इनजस्टिस का सबसे बड़ा कारण है कास्ट सिस्टम। और अंबेडकर के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अंबेडकर के लिए सोशल जस्टिस का मतलब था कि दलित सेक्शन के जो लोग हैं उनके उनका एक डिग्निफाइड लाइफ हो, उनका एक गौरवपूर्ण जीवन हो, और गौरवपूर्ण जीवन को होने के लिए कास्ट सिस्टम को समाप्त करना था। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा, माने हमें कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना होगा। वह कहते थे कि कास्ट सिस्टम को बिना समाप्त किए आप सोशल जस्टिस को कभी अटेन नहीं कर सकते। और अंबेडकर ऐसा भी कहते थे कि हिंदू जो रिलीजन है, इसका जो एग्जिस्टिंग कास्ट स्ट्रक्चर है, इसका जो जो एक जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था में सोशल जस्टिस कभी कोई अचीव नहीं कर सकता। तो दो ही ऑप्शन है, या तो हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था समाप्त कर दो, या तो हिंदू धर्म को ही छोड़ दो। तो आगे अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म है वह अपने आप में धर्म नहीं बल्कि एक पागलपन है। ये लोग जो है ना अपने जाति व्यवस्था को नहीं छोड़ेंगे, तो इसीलिए तुमको ऑप्शन 2 की ओर जाना पड़ेगा, तुमको अपने धर्म को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि या तो जाति व्यवस्था बदलो हिंदुओं की, या तो फिर धर्म ही छोड़ दो जहां जाति व्यवस्था है। तो इसीलिए ये अपील करते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ दो और सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए किसी दूसरे धर्म में शिफ्ट कर जाओ, और लास्ट में वह बुद्धिज्म में शिफ्ट कर भी जाते हैं। अंबेडकर का आइडिया जो है सोशल जस्टिस का, इसका एक और यूनिकनेस है। यूनिकनेस ये है कि क्योंकि अंबेडकर का आइडिया जो है ना वह कॉम्प्लीमेंटेड है लॉज से, कानूनों का बहुत ही अहम योगदान है। जो स्टैट्यूट्स हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कानून के विद्वान थे अंबेडकर साहब, और इसीलिए वह कोई भी काम करते थे तो ठोस करते थे, कानूनन तौर पर सही करते थे। इसीलिए सोशल जस्टिस के आइडिया को भी अचीव करने के लिए उन्होंने कानून का सहारा लिया। वह जब भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोविजंस को ऐड कराया हमारे भारतीय संविधान में जिससे सोशल जस्टिस दलित को मिल पाए। सबसे पहले आप अगर देखिएगा तो बीइंग द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, आप जब आर्टिकल्स पढ़िएगा संविधान के,
14 से 18 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, जो कि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है पार्ट 3 में। हमारे संविधान के पार्ट 3 में, भाग 3 में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, और आर्टिकल 14 से लेकर 18 देखिएगा तो वह राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। और आप देखिएगा कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 में उन्होंने एक्सप्लिसिटली, मतलब एकदम साफ तौर पर कास्ट वर्ड को जुड़वाया। बोला कि वहां साफ साफ कास्ट लिखो। जैसे हमारा जो आर्टिकल 14 है वह कहता है ना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब लॉ जो है, जो कानून है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी धर्म, किसी लिंग के आधार पर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें कास्ट भी फैक्टर है। कास्ट साफ साफ लिखा हुआ है। उन्होंने संविधान सभा में जोड़ दिया कि कास्ट को वहां पर एकदम साफ तौर पर लिखो कि कास्ट के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा, जो कानून होगा, जो राज्य होगा। और 14 से 18 में आपको हमेशा कास्ट देखने को मिलेगा। और एक यूनिक चीज आपको ये देखने को मिलेगा कि आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 बात करता है सभी तरह के भेदभावों को समाप्त करने की। तो सभी तरह के जब भेदभाव को समाप्त करने की बात जब आर्टिकल 15 करता है, तो वह जाति के नाम पर भी भेदभाव को समाप्त करने की बात कर रहा होगा। बिल्कुल साफ बात है, हाँ बिल्कुल करता ही है। कास्ट वर्ड भी उसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अनटचेबिलिटी को स्पेशली समाप्त करने के लिए आर्टिकल 15 ही सिर्फ होता ना, तो भी अनटचेबिलिटी समाप्त ही था। क्योंकि वहां तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो छुआछूत की अगर प्रथा को जारी करोगे तो ये तो अपराध हो जाएगा, फिर संविधान के खिलाफ है। पर इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक अलग से आर्टिकल जुड़वाने का काम किया। वह पक्षधर थे कि अलग से इस चीज को लिखो अलग आर्टिकल में। उन्होंने लिखा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 में अलग से, जो कि सिर्फ और सिर्फ छुआछूत को हटाने की बात कर रहा था। तो सोचिए वह कितना ज्यादा कॉन्शियस थे इस चीज के बारे में। आर्टिकल 15 तो था ही वहां पर, प्लस में उन्होंने एक साफ साफ और आर्टिकल जुड़वा दिया उसमें, जो कि बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, आपको छुआछूत के प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे जो मेरी भावनाएं हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसके बाद उन्होंने संविधान में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के भी प्रावधानों को जुड़वाए। उन्होंने बोला कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। और इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत सारा लोकसभा का सीट और बहुत सारा विधानसभा का सीट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग अलग राज्यों में जो है वह रिजर्व्ड रहता है। संविधान के अगर आर्टिकल 330 की बात करें तो ये कहता है कि लोकसभा में जो सीट्स हैं उसको रिजर्व करना पड़ेगा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, उनके जनसंख्या के आधार पर। और इसीलिए आप देखिएगा कि आर्टिकल 1930 के माध्यम से क्या किया गया है कि अभी आज के डेट की मैं बात कर रहा हूं, 84 ऐसी सीटें हैं जो कि एससी के लिए रिजर्व किया गया है, और 47 ऐसी सीटें हैं जो कि एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 332 कहता है कि सभी राज्यों के विधान सभाओं में भी ये प्रावधान होना चाहिए। राज्यों में जितनी जनसंख्या है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट की, उस जनसंख्या के आधार पर आपको कुछ सीटों को रिजर्व करना पड़ेगा उनके लिए। रिजर्व करने का मतलब कि चुनाव में सिर्फ वहां से शेड्यूल्ड कास्ट ही खड़ा हो सकता है, अगर वह शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अगर रिजर्व है तो वहां से सिर्फ एक शेड्यूल्ड ट्राइब ही खड़ा होगा इलेक्शन में। वोट सब करेंगे उसको, वोट उसको जनरल भी करेगा, बट सिर्फ चुनाव लड़ेंगे सिर्फ यही। तो ये इसका बात है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए सभी विधानसभाओं में भी आप देखिएगा कि ऐसे प्रावधान हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्याएं हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, और इसीलिए उस हिसाब से अलग अलग जो सीट्स हैं वह विधानसभा में रिजर्व आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको लोकसभा में तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 84 सीट जो है
वह एससी के लिए रिजर्व है और 47 सीट जो है वह एसटी के लिए रिजर्व है। तो इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिए। वही मैंने 332 का बता ही दिया, वही चीज मैं अभी डिस्कस कर रहा था। साथ ही साथ अंबेडकर साहब ये भी बात करते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन से नहीं होगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी से सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल राइट से हम लोग सामाजिक न्याय को अचीव नहीं कर सकते। हमें राजनैतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार भी देने पड़ेंगे दलितों को। जब तक आप राजनीतिक अधिकारों के साथ सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं देंगे, तब तक राजनैतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने इकोनॉमिक राइट्स और सोशल राइट्स की भी एक्चुअली उसको भी प्रमोट किया, कहा कि ये भी मिलना चाहिए, इकोनॉमिक राइट्स और सोशल राइट्स। और इसीलिए आपको पता है कि आज रोजगारों में इकोनॉमिक राइट्स के तौर पर आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। इनफैक्ट अब तो ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन आ चुका है। स्टार्टिंग में देखिएगा तो एससी कम्युनिटी के लिए 15% आरक्षण था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद एसटी कम्युनिटी के लिए 7.5% आरक्षण था। एससी के लिए ज्यादा इसलिए क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है, एसटी की जनसंख्या कम है। फिर उसके बाद बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू करके 27% आरक्षण ओबीसी के पक्ष में कर दिया। और आजकल फिर स्वर्ण आरक्षण मोदी सरकार ने 10% दे दिया जनरल्स को। तो ये अभी आरक्षण का जो मुद्दा है ये हमारे सामने देखने को मिलता है। बट शुरुआत में इतना ही आरक्षण दिया गया था, सिर्फ एसटी और एससी को दिया गया था। जो एडुकेशन जो संस्थाएं हैं या फिर आप जॉब्स में आप कह सकते हैं, एडुकेशन वाला अलग मैटर है, जॉब्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो उनको इकोनॉमिक राइट्स भी दिलाया गया, सोशल राइट्स भी अंबेडकर साहब ने प्रोवाइड कराया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिलाया ही। साथ ही साथ अंबेडकर साहब ने 5 सजेशन दिए, उन्होंने 5 ऐसे तरीके बताए जिससे सोशल जस्टिस को जो है दलित कम्युनिटी जो है अचीव करने में कामयाब होगी। सबसे पहला वह कहते हैं कि दलित कम्युनिटी को अपना काम जो है मीनियल जॉब, जो वो ट्रेडिशनल वर्क करते आ रहे हैं पारंपरिक तौर पर, उसको छोड़ना होगा। अगर एक जाति है जो मुख में अग्नि देती है तो उस काम को छोड़ना पड़ेगा उसको। अगर कोई चमड़े का काम कर रहा है तो उस काम को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। मैं जातियों का नाम नहीं लूंगा, वो डिस्ट्रिक्ट वो एक तरह से लोगों को चोट पहुंचाता है, और मैं किसी के कोई भी फीलिंग्स को मैं हर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ट्रेडिशनल वर्क को गिव अप करना पड़ेगा, और सबसे पहले तो अपने आप पर गर्व करना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं भी इंसान हूं, मेरा भी उतना महत्व है जो कि एक बड़े जाति के इंसान का है। तो सबसे पहले तो मन से जीतना पड़ेगा, क्योंकि जो मन से जीतेगा वही आगे जाकर जमीन की लड़ाई भी जीतेगा। तो मन की जीत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मन की जीत सिर्फ अंबेडकर साहब का तो खैर एग्जाम्पल स्पेसिफिक था, बाकी भी चीजों में भी आप एज अ स्टूडेंट आप ऐसा मत सोचिए कि वो ज्यादा तेज है पढ़ने में, मैं कमजोर हूँ। मन से जीतिए, अरे वो क्या पढ़ता है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। तो ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को महत्व देना, ये शुरू करना पड़ेगा सबसे पहला, तो ये कहते हैं। और अपने ट्रेडिशनल वर्क को गिव अप कर देना पड़ेगा। दूसरा कहते हैं कि शिक्षा तो किसी भी कीमत पर अचीव करो ही करो, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो कि आपके स्टेटस को आगे बढ़ाएगा, ऐसा कहते हैं अम्बेडकर साहब। तीसरा कहते हैं कि दलित कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक दलित ही करेगा। ऐसा नहीं है कि शूद्र को या दलित को एक हायर कास्ट हिंदू जो है रिप्रेजेंट करे तो वो सही रहेगा, क्योंकि वो कभी उनका दुख दर्द समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए दलितों को हमेशा दलितों को ही चुनने की कोशिश करनी चाहिए, उनका ही, क्योंकि वह बेहतर तरीके से उनका प्रतिनिधित्व कर पाएंगे आगे जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसमें। ये तीसरा। चौथा वह कहते हैं कि सरकार को वेलफेयर मेजर्स लेना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, वेलफेयर मेजर लेके कुछ कल्याणकारी कार्य करना चाहिए दलितों के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और पांचवा एक रेडिकल आइडिया देते हैं, कहते हैं कि ये जो प्रिस्टहुड है, प्रिस्टहुड मतलब पूजा पाठ जो होता है ना, जो पंडा पुजारी जो पूजा पाठ कराते हैं,
कहते हैं कि ये जो है ना, इसको कास्ट बेसिस इसका हटा देना चाहिए। मतलब कि एक ब्राह्मण कास्ट का ही जो बंदा होगा वही सिर्फ जाकर मंदिरों में पूजा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वह कहते हैं कि धर्म की पढ़ाई होनी चाहिए, और जो बेहतर करता है वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसको राज्य जो है अपने सुपरविजन के अंतर्गत, अपने निगरानी के अंतर्गत मंदिरों में उसको पंडित बनाए या उसको पुजारी बनाए। और पुजारी के लिए ब्राह्मण होना मतलब आवश्यक नहीं होना चाहिए। कोई भी जाति का लोग जो है पुजारी बन सकता है, प्रीस्ट बन सकता है मंदिरों में, अगर वह केपेबल है, अगर उसको अगर शास्त्रों का ज्ञान है तो। और राज्य को ये एक तरह से नीति लानी चाहिए। और साथ ही साथ वह कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस से रिजिड कास्ट सिस्टम जो है हिंदूज का, वह समाप्त होगा। और ये अगर 5 कामों पर अगर सरकार ध्यान देती है तो नियर फ्यूचर हम लोग जो है सोशल जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूं, सोशल जस्टिस का मतलब लोगों का गौरवपूर्ण जीवन होना, लोग एक दूसरे की इज्जत करें, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपको महत्व दें, लोग आपसे भेदभाव ना करें, लोग आपको तुच्छ और नीच ना समझें, इसको सोशल जस्टिस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये चीजें, ये 5 राय जो है वह रखते हैं, जो कि सोशल जस्टिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत में हम कंक्लूड करेंगे, हम कहेंगे कि अंबेडकर साहब एक प्रोटागोनिस्ट थे। जो सोशल जस्टिस का आइडिया है, जो प्रोटागोनिस्ट होता है इसका मतलब होता है नायक। अब नायक, हम बॉलीवुड के नायक्स की बात करते हैं, एक्टर्स की बात करते हैं, पर सही मायनों में अपने कम्युनिटी के लिए, अपने दलित कम्युनिटी के लिए सही मायनों में बाहुबली और पुष्पा तो बाबा साहब ही थे। उन्होंने जो किया वो इम्पॉसिबल था। और मैं आपको बता दूं, ये मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, पर मैं बता दूं जो उन्होंने किया है इसका कितना अहम और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बहुत सारे जनरल कास्ट के लोग ऐसा सोचते हैं कि आरक्षण मिल गया सरकारी नौकरियों में, हमारे साथ गलत किया गया है। इनफैक्ट हमारे भी कुछ रिलेटिव्स ऐसा कहते हैं। मैं खुद जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूं, बट इन इस इसके जो लॉन्ग टर्म जो फायदे हैं ना, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। ये एक काफी ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बट बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भी हमारे देश के लिए किया, जो भी दलित कम्युनिटी के लिए किया, जो भी भारत की एकता के लिए किया, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आप मुझसे एक्चुअली डिसएग्री कर सकते हैं, बट ही वॉज रियली अ ग्रेट पर्सन। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि प्रियम्बल में भी सोशल जस्टिस के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रियम्बल कहता है जस्टिस दैट इज पॉलिटिकल, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक। इसीलिए जो अंबेडकर साहब की जो भी योगदान रहा है वो अतुलनीय है। जो उन्होंने सोशल जस्टिस के विचार को, आइडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे समाज में स्थापित करने की कोशिश की है, यह अपने आप में अद्वितीय है, अतुलनीय है। लेकिन आज के कंटेम्पररी इंडिया में भी अगर हम देखें तो हमें आज भी सोशल जस्टिस देखने को नहीं मिलता उस हद तक। आज भी सोशल इनजस्टिसेस प्रिवेल करती हैं। और अगर इन सोशल इनजस्टिसेस को समाप्त करके अगर सामाजिक न्याय को पूर्ण रूप से स्थापित करना है हमारे देश में, तो सरकार और लोगों को साथ साथ काम करना पड़ेगा। आपको इज्जत करना पड़ेगा एक दूसरे की। सरकार को भी अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ और अहम योग जो है कदम उठाने पड़ेंगे। और इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को, ये हो सकता है डिबेटेबल हो जाए, बट क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को एससी और एसटीज में भी लाना चाहिए। इससे ऐसा नहीं होगा कि उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा या कुछ। प्रॉब्लम ये है कि जो नीचे, बहुत ज्यादा नीचे, बहुत जो गरीब, जो दलित जो वर्ग से लोग आते हैं ना, वो आगे नहीं उठ पा रहे हैं। उनका जो सीट है ना, एक देखिए हुआ क्या है आज के देश में कि ये जो एसटी वर्ग अगर एससी वर्ग मानते हैं, तो एससी वर्ग के विद इन हायरार्की हो गई है। कोई एक बहुत बड़ा अमीर दलित है, कोई एक बहुत कमजोर है। तो इस तरह से हायरार्की विद इन वह कम्युनिटी, विद इन कम्युनिटी ऐसा हायरार्की देखने को मिलता है। अब कोई अगर एससी से अगर कोई आईएएस बन गया, तो अब फिर उसके बाद उनके बच्चे अगर आरक्षण ले रहे हैं, तो ये किसका जगह खा रहे हैं? ये जगह तो ये नीचे वालों का खा रहे हैं ना। इनको भी तो मौका मिलना चाहिए ऊपर जाने का। तो ये अगर पॉजिटिव सेंस में आप लेंगे,
तो मैं ऐसा, और आज भी जो दलित भाई हैं ये जरूर सोचें कि क्या हम आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना सेक्रीफाइस करके आप लोगों के लिए इतना बड़ा काम किया, तो क्या आप अपना थोड़ा सेक्रीफाइस करके अपने ही कम्युनिटी के लोग, अपने ही नीचे के दलित भाइयों को अगर उठाने का काम करें तो ये कितना बेहतर होगा। आप अपने आप में एक इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसीलिए सरकार को और इंडिविजुअल्स को आपस में काम करना चाहिए मिलकर। और अगर हम इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और सोशल जस्टिस को अगर कामयाब हो गए इस्टेब्लिश करने में हमारे भारत में, तो ये फिर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को एक सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, एक सबसे बड़ा पुरस्कार, एक उनके लिए एक सबसे बड़ा चीज होगा। अगर वह अगर हमें स्वर्ग से देख रहे होंगे तो उनका जो आत्मा है, उनका आत्मा सही मायनों में काफी ज्यादा प्रफुल्लित महसूस करेगा। एक चीज मैं और बोलूंगा, ये सोशल जस्टिस जो है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें जो आज ये पुलिसिया जो स्टील फ्रेम हो चुका है इसको तोड़ने की जरूरत है। आज पुलिस रिफॉर्म्स की सबसे अधिक जरूरत है हमारे भारत में। मैं जय भीम फिल्म देखने के लिए आप सबको इंस्पायर करूंगा। पुष्पा और KGF 2 तो जरूर देखने जाएं, लेकिन समय निकालकर जय भीम फिल्म को भी जरूर देखें। वहां आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये जो पुलिसिया स्ट्रक्चर है ये गरीबों को जो है बर्बाद कर रहा है। आगे के चुनाव में आप हमारे देश के युवा हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि मैनिफेस्टो क्या होगा पार्टी का। मैनिफेस्टो जाति आधारित होगा या फिर मैनिफेस्टो होगा जिससे सबका कल्याण हो। मैनिफेस्टो होगा कि वह कहेंगे कि पुलिस जो रिफॉर्म्स है उसको हम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सबसे ज्यादा करप्शन, सबसे ज्यादा समस्या आज हमारे पुलिसिया सिस्टम में है। उसको रिफॉर्म करना काफी ज्यादा आवश्यक है। और अगर आप सच में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, उनको अगर सच में आप अपना भगवान मानते हैं, जय भीम फिल्म जरूर देखिए। और आगे जरूर एक तरह से प्रेशर क्रिएट कीजिए आगे आने वाले चुनाव में, जहां सरकारों को मजबूर होना पड़े, पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर होना पड़े कि वह ये पुलिस रिफॉर्म को अपने मुद्दे में जरूर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा। फिर से एक बार सबको अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।